नमस्कार, द डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हाल ही में आपके घर पर किसी ने दरवाजा खटखटाया और खुद को बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ बताया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। देश भर में आजकल स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है हमारी जो वोटर लिस्ट है उसे अपडेट किया जा रहा है। लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में एक सवाल कई लोगों को, खास तौर पर शादीशुदा महिलाओं को थोड़ा परेशान कर रहा है। बीएलओ उनसे उनके पिताजी का नाम और मायके का पता पूछ रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई, शादी के बाद जब कोई महिला अपने पति के साथ अपने ससुराल में रह रही है तो उसके पिता की जानकारी का यहाँ क्या काम? क्या यह हमारी प्राइवेसी में दखल है? आज हम इसी उलझन की तह तक जाएंगे। देखिए, ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है और पहली नजर में ये किसी को भी लग सकता है कि भाई, हमारी निजी जानकारी क्यों मांगी जा रही है। पर मैं सभी श्रोताओं को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई जासूसी नहीं हो रही है। ये दरअसल एक बहुत ही सोची समझी और जरूरी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक है डी डुप्लीकेशन और दूसरा वोट का सही ट्रांसफर। ठीक है, तो चलिए पहले शब्द को पकड़ते हैं। डी डुप्लीकेशन, इसका मतलब तो हुआ डुप्लीकेट चीजों को हटाना। लेकिन वोटर लिस्ट के मामले में ये डुप्लीकेसी होती कैसे है? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, होता क्या है, जब किसी महिला की शादी होती है और वो अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती हैं, जी, तो वहां का जो बीएलओ है वो फॉर्म 8 भरकर उनका नाम नई वोटर लिस्ट में डाल देता है। ये उनका हक है। लेकिन जो उनका पुराना वोट है मायके के पते पर, वो कहीं जाता नहीं है, वो वहीं उस पुरानी लिस्ट में बना रहता है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वो वोट बस वहीं पड़ा रहता है, कोई उसे अपने आप हटाता नहीं? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही इंसान का नाम दो जगहों की वोटर लिस्ट में है, एक मायके में और दूसरा ससुराल में। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। यही है डुप्लीकेशन। एक मतदाता दो वोट। और ये कोई छोटी मोटी क्लरिकल एरर नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत कोई भी नागरिक एक से ज्यादा जगह पर वोटर के तौर पर रजिस्टर नहीं हो सकता। ये एक चुनावी अपराध की श्रेणी में भी आ सकता है। तो ये समस्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होगी। निश्चित रूप से। हर साल लाखों शादियां होती हैं, लाखों लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। अगर ये सब पुराने वोट लिस्ट में बने रहे तो हमारी वोटर लिस्ट की जो विश्वसनीयता है वो ही खत्म हो जाएगी। सही बात है। ये तो पूरी चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद पर ही सवाल है। तो फिर चुनाव आयोग इस डुप्लीकेसी को पकड़ता कैसे है? यहीं पर शायद बीएलओ की भूमिका आती होगी। एकदम सही। अब आप उस बीएलओ के नजरिए से सोचिए, जो ससुराल में उस महिला का नया वोट बना रहा है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ नया वोट बनाना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि पुराना वोट रद्द हो। पर वो ये करेगा कैसे? वो शायद सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी दूसरे जिले या राज्य की वोटर लिस्ट में दर्ज एक नाम को आखिर ढूंढेगा कैसे? मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आएगा कि नाम से सर्च कर लो, वोटर का नाम और शायद जन्म की तारीख डालकर पुरानी एंट्री मिल जानी चाहिए। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन भारत की आबादी के संदर्भ में ये लगभग नामुमकिन है। आप सोचिए, पूजा कुमारी या संगीता देवी नाम से आप सर्च करने की कोशिश कीजिए, आपको हजारों शायद लाखों नतीजे मिलेंगे। ओह, अब अगर बीएलओ ने अंदाजे से किसी गलत पूजा कुमारी का वोट काट दिया तो वो तो एक निर्दोष नागरिक को उसके वोट देने के अधिकार से ही वंचित करना हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। सही बात है। ये तो वैसे ही हुआ जैसे दिल्ली की फोन बुक में राहुल शर्मा को ढूंढना, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वाला सही है। तो फिर इसका सटीक समाधान क्या है? वो कौन सी चीज है जो लाखों की भीड़ में से उस एक सही इंसान की पहचान करवाती है? इसका समाधान है एक अद्वितीय पहचान बनाना, एक आप कह सकते हैं एक यूनिक की तैयार करना। और वो चाबी 3 चीजों को मिलाकर बनती है। महिला का अपना नाम, उसके पिता का नाम और उसका पुराना पता यानी मायके का पता। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब इन तीनों को जब मिलाते हैं तो ये लगभग 99.9% मामलों में यूनिक हो जाता है। अच्छा, तो जब बीएलओ आपसे पिता का नाम पूछते हैं तो वो असल में उस डिजिटल चाबी के सबसे मजबूत हिस्से की मांग कर रहे होते हैं, ताकि देश के करोड़ों वोटरों के डेटाबेस में से वो सिर्फ और सिर्फ उसी एक सही रिकॉर्ड को पकड़ सकें जिसे हटाना है। अच्छा, तो ये पूरा मामला एक तरह की डिजिटल जासूसी का है, लेकिन अपने ही पुराने रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रक्रिया सिर्फ नया वोट बनाने की नहीं है, बल्कि पुराने वोट को सही तरीके से शिफ्ट करने की है। बिल्कुल, आप इसे माइग्रेशन ट्रैकिंग भी कह सकते हैं।
अगर पिता का डेटा नहीं मिलेगा तो सिस्टम ये पहचान ही नहीं पाएगा कि वही महिला है जिसका वोट किसी दूसरे गांव या शहर में पहले से मौजूद है। तो इससे वोटर लिस्ट साफ सुथरी और सटीक रहती है। और यहीं पर मेरा अगला सवाल आता है। ये तो समझ आया कि सिस्टम को साफ रखने के लिए ये जरूरी है, लेकिन क्या ये सबसे अच्छा तरीका है? आज के डिजिटल युग में जब हमारे पास आधार है, दूसरे डिजिटल पहचान पत्र हैं, तब भी पिताजी के नाम पर निर्भर रहना थोड़ा पुराना नहीं लगता? ये बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग भी इस पर लगातार काम कर रहा है। आधार लिंकिंग का प्रस्ताव आया था, लेकिन उसमें प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर कई कानूनी सवाल खड़े हो गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। इसलिए फिलहाल कानूनन वोटर आईडी को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। और साथ ही एक और पहलू है। देखिए, तकनीक सब कुछ नहीं कर सकती। जमीन पर जाकर ये पुष्टि करना कि व्यक्ति वाकई उस पते पर रह रहा है या नहीं, ये काम तो एक इंसान यानी बीएलओ ही कर सकता है। तो ये एक तरह से हाइब्रिड सिस्टम है, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वेरिफिकेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब जब तक कोई फुल प्रूफ तकनीकी समाधान नहीं आता, तब तक हमें इसी इंसानी वेरिफिकेशन पर निर्भर रहना होगा। चलिए, ये बात भी समझ में आई। पर इससे एक और बात दिमाग में आती है। हम भारतीय अक्सर सरकारी प्रक्रियाओं को लेकर थोड़े शक्की होते हैं। अगर कोई परिवार सहयोग न करे और कह दे कि हम ये जानकारी नहीं देंगे, तब क्या होता है? क्या बीएलओ के पास कोई अधिकार है कि वो जबरदस्ती करे? नहीं, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकता। बीएलओ का काम जुर्माना लगाना या एक्शन लेना नहीं है। उनका काम है तथ्यों को वेरीफाई करके ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को रिपोर्ट करना। लेकिन अगर कोई परिवार सहयोग नहीं करता तो इसके नतीजे वो काफी गंभीर हो सकते हैं। इसे एक एक करके समझते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सीधा असर तो वोट ट्रांसफर की अर्जी पर ही पड़ता है। मान लीजिए किसी महिला ने ससुराल में वोट बनवाने के लिए फॉर्म 8 भरा है। बीएलओ वेरिफिकेशन के लिए घर आया और परिवार ने मायके की जानकारी देने से मना कर दिया। तो बीएलओ अपनी रिपोर्ट में बस इतना लिख देगा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अधूरी जानकारी, या वेरिफिकेशन फेल्ड, मतलब सत्यापन नहीं हो सका, और ईआरओ उस आवेदन को रद्द कर सकता है। अच्छा, तो मतलब पहली चोट तो नया वोट बनवाने की अर्जी पर ही पड़ जाती है। लेकिन मान लीजिए किसी ने वोट ट्रांसफर के लिए अप्लाई ही नहीं किया, वहीं पर दूसरा और ज्यादा गंभीर परिणाम सामने आता है। यह एक कानूनी मुद्दा बन जाता है। हमारा जो चुनाव कानून है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसकी धारा 31 साफ कहती है कि जानबूझकर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम रखना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर बीएलओ को लगता है कि परिवार जानबूझकर जानकारी छिपा रहा है ताकि दोनों जगह वोट रख सकें, तो वो अपनी रिपोर्ट में इसे सस्पेक्टेड ड्यूअल एंट्री यानी संदिग्ध दोहरा वोट मार्क कर सकता है। बाप रे, जेल भी हो सकती है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। मुझे यकीन है ज्यादातर लोगों को इस नियम की गंभीरता का अंदाजा भी नहीं होगा। संदिग्ध मार्क होने से क्या होता है? इससे वो वोटर चुनाव आयोग की निगरानी में आ जाता है। जब भी वोटर लिस्ट को साफ करने का कोई अभियान चलता है, तो ऐसी संदिग्ध एंट्रीज को प्राथमिकता पर रखकर हटाया जा सकता है। हो सकता है बिना किसी खास नोटिस के। यह एक ऐसा कानूनी जोखिम है जिसे लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो हुई जानबूझकर जानकारी छिपाने की बात। लेकिन अगर कोई रूटीन सर्वे के दौरान सहयोग न करे तो? ये तीसरा परिणाम है। बीएलओ सिर्फ वोट ट्रांसफर के लिए नहीं आते, वो समय समय पर घर घर सर्वे भी करते हैं। उस दौरान अगर कोई परिवार सहयोग नहीं करता, तो बीएलओ अपने रजिस्टर में उस वोटर के नाम के आगे नॉट वेरीफाइड का रिमार्क लगा देता है। बाद में ऐसे वोटर्स को एक खास लिस्ट में डाल दिया जाता है, जिसे एएसडी लिस्ट कहते हैं। एएसडी लिस्ट, ये तो सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। हाँ, नाम थोड़ा वैसा ही है। एएसडी का मतलब है एब्सेंट अनुपस्थित, शिफ्टेड जगह बदल चुके, या डेड डुप्लीकेट मृत दोहरा। ये एक तरह की संदिग्ध वोटर्स की सूची होती है। इसका असर सीधे वोटिंग के दिन पता चलता है। जब ऐसा कोई वोटर वोट डालने चाहता है, तो वहां मौजूद पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनसे अतिरिक्त पहचान पत्र मांग सकता है या एक घोषणा पत्र भरवा सकता है। इससे बेवजह की परेशानी होती है, समय बर्बाद होता है। मतलब एक छोटी सी जानकारी न देने की वजह से वोटिंग के दिन आपको संदिग्धों की कतार में खड़ा किया जा सकता है। ये तो वाकई बड़ी बात है। क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है? हाँ, चौथा और आखिरी कदम ईआरओ उठा सकता है। बीएलओ को ईआरओ की आंख और कान माना जाता है। अगर बीएलओ बार बार रिपोर्ट करता है कि कोई परिवार सत्यापन में सहयोग नहीं कर रहा, तो ईआरओ इस मामले को गंभीरता से ले सकता है। वो उस वोटर को एक आधिकारिक नोटिस भेज सकता है, जिसमें पूछा जाएगा कि क्यों ना आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए, क्योंकि आपकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। यह फॉर्म 7 के तहत की जाने वाली कार्रवाई हो सकती है, जो किसी का नाम लिस्ट से काटने के लिए होती है।
तो कुल मिलाकर ये जानकारी न देना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नया वोट नहीं बनेगा, पुराने पर कानूनी तलवार लटकेगी और वोटिंग के दिन अलग से परेशानी होगी। तो जो टैगलाइन मेरे मन में आ रही थी वो शायद सही है, डेटा पिताजी का, सुरक्षा आपके वोट की। ये टैगलाइन इस पूरी प्रक्रिया का सार है, बिल्कुल सटीक। बीएलओ को ये जानकारी देना पूरी तरह से सुरक्षित और जरूरी है। इससे लोगों को दो सीधे फायदे होते हैं। एक, उनका पुराना वोट कट जाता है और नया वोट कानूनी रूप से 100% वैलिड हो जाता है। और दूसरा, वे भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी जांच या वोट कटने के खतरे से पूरी तरह बच जाते हैं। चलिए, ये सुनकर तसल्ली हुई। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से ये साफ हो गया कि बीएलओ जब पिताजी का नाम पूछते हैं तो वे जासूसी नहीं बल्कि हमारी ही मदद कर रहे हैं। वे ये पक्का कर रहे हैं कि हमारा वोट सुरक्षित, कानूनी और सिर्फ एक ही जगह पर हो। बिल्कुल, जब लोग ये जानकारी देते हैं तो वो सिर्फ एक फॉर्म नहीं भर रहे होते हैं, वो चुनाव आयोग को एक साफ सुथरी और गलती रहित वोटर लिस्ट बनाने में मदद कर रहे होते हैं। और एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट ही एक निष्पक्ष चुनाव की पहली और सबसे मजबूत नींव है। तो अगली बार जब बीएलओ दरवाजे पर आए और ये जानकारी मांगे तो घबराने या शक करने की बजाय सहयोग करें। यही एक साफ सुथरी और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में हम सभी का एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।